अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंच रही मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 26 जुल्हज 1445 हिजरी, जुलाई की 3 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। It's a cloudy morning, slightly windy here in Karachi, but still very humid, very uncomfortable. But what can we say? Let's live on. 7:16 हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे बस फौरन अभी ब्रेक की जाने बढ़ना है और ब्रेक से वापस आके अपना प्रोग्राम हम करेंगे कंटिन्यू। आरू की आवाज आपने सुनी, एक चाह was that song और hope you like that. So अभी हम फौरन ब्रेक की जाने पड़ते हैं, just a minute long break, यानी यूं गए और यूं आए, और फिर प्रोग्राम अपना करेंगे कंटिन्यू। So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and good morning। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और या चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर हमारा तरीकाकार वही जाना पहचाना और पुराना। आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी में जाकर आप हमारा एक मैसेज ऑफ द डे होता है जिसके नीचे आप अपना पैगाम जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप में से कुछ दोस्त ऑलरेडी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड चलें जी, अभी हम ट्विटर पे पहले नजर डालते हैं और उस पे जनाबे वाला आज का पहला मैसेज हमारे पास आया है। बशीर अहमद साहब, बड़े दिनों बाद ट्वीट किया है बशीर साहब ने, और एक तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई भी है, कोई नाज टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से, जो कि गालबन न्यू कराची साइट इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी है, और उसके फैक्ट्री डायरेक्टर की तरफ से जो है एक नोटिस लगाया गया है कि ऑर्डर आ नहीं रहे हैं। इसकी वजह से जो है वो काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से 1 महीने के नोटिस देकर कंपनियों को जो है, आप बेसिकली मुलाजमीन के लिए वो नोटिस है कि 31 जुलाई से आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी और आप कोई और काम ढूंढ लें। अच्छा, मसला ये कि कह देना तो कंपनियों के लिए बड़ा आसान होता है कोई और काम ढूंढने, लेकिन यकीन जाने इस वक्त काम नहीं है, बहुत बुरा हाल है। ये तो अब मुझे नहीं पता नाज टेक्सटाइल कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा इदारा है, बट आई कैन टेल यू अबाउट सम बिग इंडस्ट्रीज एज वेल जो कि अपने एम्प्लॉइज को बड़ी तादाद में टर्मिनेट कर रहे हैं। आई मीन डेली वेजेस जो हैं वो तो आपको पता, सबसे पहले छुरी उन पे चलती है, लेकिन बहुत सारे मिडिल मैनेजमेंट के लोग जो है उनको भी फारिग किया जा रहा है। तो थिंग्स आर प्रीटी स्कैरी। मैं बहुत हैरान हूँ और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है। लाइक एक डिलूजन की एक इंतहा होती है कि इस वक्त ये जो हुकूमत है, ये जिसने तबाही बिल्कुल फैला दी है, वो अपने 100 दिन मुकम्मल होने के ऊपर ट्विटर पे एक ट्रेंड भी चला रहा है, और इस ट्रेंड का जो है वो नाम है 100 days ऑफ समथिंग करके उन्होंने जो है ना वो अपना नाम कुछ अब वो ट्रेंड वेंड चला रहे हैं वो जी 100 days ऑफ द गवर्नमेंट या 100 days ऑफ समथिंग, यानी इस हुकूमत के जो है वो 100 दिन जो है वो मुकम्मल हो गए। और पाकिस्तान के चंद बड़े बड़े अदाकाराएं जो 100 days ऑफ प्रोग्रेस, या खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान की जिस लेवल की डिमांड सप्रेशन हो रही है इस वक्त। अच्छा, उनके पास अगर आप बात करें तो जी क्या बात करने को होता है, उनके पास बात करने को होता है जी स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। आई थिंक मैं काफी दफा आपके साथ ये मामला डिस्कस कर चुका हूँ, स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रही है। प्लस आप ये देख लीजिए कि पिछला महीना तो इवन पाकिस्तान के ट्रेड वगैरह के नंबर्स के लिए, और वो जो मई के महीने के अच्छे नंबर्स आए थे, ऐसा लग रहा है कि उन सब में आके रिवर्स गियर भी लगा जून में। यानी इट टेक्स सम ऑडेसिटी टू कम अप विद समथिंग लाइक #100 days ऑफ प्रोग्रेस। और सबसे मजेदार बात यह है, इसमें सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये हुकूमत 100 days ऑफ प्रोग्रेस उस प्लेटफॉर्म पे चला रही है जिसको ऑफिशियली इस हुकूमत ने बैन किया हुआ है। नाउ इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल चलें जी, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े जो सोशल मीडिया सुपरस्टार्स हैं, जुनेद अकरम साहब ने भी जो है वो 100 days ऑफ प्रोग्रेस के ऊपर कोई व्लॉग वगैरह अपना बनाया। आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने इसके नीचे कमेंट्स जो है वो बंद कर दिए होंगे, लेकिन पैसे के लिए भाई सब कुछ कर देते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स। आगे बढ़ते हैं जी।
जवेद साहब कहते हैं टेक्सास डेमोक्रेट्स कॉल ऑन बाइडेन टू स्टेप असाइड. जी बिल्कुल, ये आज के प्रोग्राम में हमें खबर बिल्कुल डिस्कस करनी थी. और जाहिर है जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो वो डिजास्ट्रस, जो बाइडेन के लिए जो डिजास्ट्रस डिबेट रही थी, उसके बाद से चमगोइयां तो ये चल रही थी और बहुत सारे टीवी चैनल्स के एंकर्स ये बता रहे थे कि बहुत सारे जो सीनियर डेमोक्रेट्स हैं जिनके साथ वो राब्ते में हैं, वो उनको कह रहे हैं कि जी राइट आफ्टर द डिबेट उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि यार दिस कैन नॉट गो ऑन, ये बहुत गलत हो गया है, ये एक बहुत ही बड़ा बैड सीन जो है वो हमारे साथ हो गया है और ये बाइडेन तो डुबा देगा लुटिया हमारी. सो अब ये सुनने में अब ये हुआ है, कल दो डेमोक्रेटिक लीडर्स ने जो है, जिसमें एक तो इम्पोर्टेंट लीडर है, नोन लीडर है, एक थोड़े से अननोन लीडर है, उन दोनों ने जो है वो पब्लिक में आके अब ये बात बोल दी है कि मिस्टर बाइडेन ही हैज टू मेक वे फॉर समवन एल्स. उनको जो है वो किसी और के लिए जगह बनानी पड़ेगी. तो ही इज अ सिटिंग डेमोक्रेटिक लॉ मेकर है जिन्होंने ये बात बोली है. और एक कोलोराडो के भी एक साहब हैं जिन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के वो कैंडिडेट हैं फॉर द कमिंग इलेक्शन, उन्होंने भी ये बात बोली है. बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव लॉयड डोगेट हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी जो अफ्रीका की लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस है, विच इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहा जाता है, जिसने हाल ही में आप जानते हैं पाकिस्तान के हवाले से एक करारदाद भी मंजूर की थी, उसके ये मेंबर हैं. बट ही इज द फर्स्ट सिटिंग मेंबर ऑफ द कांग्रेस जिन्होंने आवाज बुलंद की है जो बाइडेन के हवाले से. लेकिन जो बाइडेन इज नॉट इन द मूड टू गो एनीवेयर, वो पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हैं. उनकी फैमिली उनको यही बात बोल रही है कि यू शुड नॉट गिव अप. आप जो है वो इतने आराम से मामलात में गिव अप नहीं करेगा. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? क्रिस मेसन, वी स्टैंड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ लैंडमार्क इलेक्शन. बिल्कुल जी, बरतानिया में कल इलेक्शन होने वाले हैं. इस हवाले से ऑफ कोर्स हम तफसील से बात करेंगे. इत्तेफाक से आज सुबह भी ये जो न्यूज़ रवि साहब ने शेयर की है, ये मैं पढ़ रहा था अपने सुबह की चाय पीते हुए भी कुछ पढ़ रहा होता हूँ, तो उसमें आई वाज रीडिंग अबाउट दिस. सो या थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर शेयरिंग. और हमारे दोस्त फहीम खान ब्रो ने जो आज सूरह यूनुस की आयत हमें भेजी है, आयत नंबर 81 और 82. माशाल्लाह जी, एक आयत से अब दो आयत जो है वो शुरू हो चुकी है, तो हमारा जो ज्ञान है सुबह सुबह बढ़ता जा रहा है. कहते हैं फिर जब उन्होंने अपने जादू फेंक दिए तो मूसा ने कहा ये कुछ जो तुमने फेंका है ये जादू है, अल्लाह भी इसे बातिल किए देता है, मुफसदों के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता और अल्लाह अपने फरमानों से हक को हक कर दिखाता है, ख्वाह मुजरिमों को वो कितना ही नागवार हो. क्या बात है जनाब, जबरदस्त. मैं समझा था आपको तागूत के हवाले से आयत शेयर करेंगे, लेकिन आपने की नहीं. इस बार आपको पता है पाकिस्तानी सोशल मीडिया में तागूत जो एक लफ्ज है वो बड़ा कॉमन हुआ हुआ है और हर कोई इसके बारे में डिबेट पता है. क्या आपको तागूत का मतलब पता है? लेकिन खैर चलें जी. और फहीम का दूसरा मैसेज आज जो ट्वीट आया, कहते हैं ब्रो, अच्छा वो खबर क्या शेयर किया आपने? प्रॉफिट मैगजीन से खबर शेयर की है. कहते हैं पाकिस्तान ग्रैपल्स विद एक्सटेंडेड पावर आउटेजेस एज इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल हिट 6,663 मेगावाट. आप कहते हैं ऑन वन साइड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिस्करेज सोलर इंस्टॉलेशन बाय टैक्सिंग एंड ऑल, एंड ऑन द अदर साइड दे क्लेम दैट we have more power than our demand. Further, Form 47 Prime Minister announced that load shedding will increase in the coming month. What's the drama? So, I think देखो नंबर वन तो ये कि यार ये जो था कि जी सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं, नहीं, सोलर पे एक्चुअली टैक्सेस जो है वो रिड्यूस हुए हैं, तो ऐसा कोई इशू हुआ नहीं है. वो सोलर आपको लगाना है तो एक्चुअली सस्ते पड़ जाएंगे आपको. जहां तक ताल्लुक है, देखो पाकिस्तान का ये फाइन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है पाकिस्तान का. अगर आपको वाकई स्टडी करना हो कि किस तरह पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स ने, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है, तो आप सिर्फ पाकिस्तान का पावर सेक्टर अगर आप उसके लिए स्टडी करना शुरू कर दें तो आपको ये बातें काफी समझ में आ जाएंगी. और मेरा तो ये ख्याल है कि हमारे जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनको तो शायद उनमें मेंटल कैपेसिटी, हुक्मरानों से मुराद ब्यूरोक्रेसी भी है, हुक्मरानों से मुराद जो है वो हमारे पॉलिसी मेकर्स भी हैं, और ऑफ कोर्स हमारे जो ये फॉर्म 47 वाले लीडरान हैं, इनके पास मेंटल कैपेसिटी है ही नहीं कि वो पाकिस्तान के इस पावर क्राइसिस को जो है वो सॉल्व कर सकें. बिकॉज ये स्नोबॉल होते होते कितना बड़ा इशू बन गया है. आसान तरीन चीज क्या है? बिजली महंगी कर दें, जितनी कॉस्ट हैं सारी वो रिकवर कर लें. देखो बात यही है कि प्लांट्स बहुत सारे लगे हुए हैं. अच्छा, इसमें एक बदकिस्मती हमारी ये भी होती है कि बहुत सारे प्लांट्स हमारे जो सस्ती बिजली पैदा करने वाले प्लांट हैं
वो फुस हो जाते हैं. जैसे नीलम झेलम आपको पता चला होगा. नीलम झेलम तो एक बहुत बड़ा स्कैम बन गया है. लाइक अगर हम अच्छे दिनों में हुकूमत कोई अच्छे दिनों की बात कर रहे होते तो नीलम झेलम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जिसपे एक बहुत बड़ा नैप का रेफरेंस बन चुका होता है अब तक, बिकॉज उसमें इतने टेक्निकल फ्लॉज जो है वो निकल के सामने आए. शुरू होते ही बंद हो जाता है वो प्लांट. जब भी शुरू होता है पता ये चला है कि जी, और अरबों पे अरबों रुपए इस पे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर अपनी कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर पा रहा. बहरहाल वो तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है. लेकिन फिर आप जानते हैं कि जो थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं, अब इन थर्मल को अगर आपको चलाना है तो बट थर्मल को चलाने के लिए आपको फिर जो है वो आपको पता है कि पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पैसा खर्च करना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि बहुत महंगा फ्यूल लाके आपको उसको चलाना पड़ेगा. तो ये तो पूछना चाहिए उन लोगों से जब वो महंगे फ्यूल्स पे ये कारखाने लगा रहे थे कि भैया क्यों आपने ये कारखाने लगाए. फिर जो एक और बड़ा मसला आता है वो ये भी आता है कि आपकी ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है वो हमने जनरेशन पे तो बड़ा ध्यान दे दिया, लगाते रहो कारखाने, लगाते रहो. लेकिन जो बदकिस्मती रही वो ये कि जिस सिस्टम के थ्रू इस बिजली को आपके घरों तक पहुंचना था उसको हमने जो है वो एफिशिएंट बनाने के लिए जो है वो कोशिश नहीं की. तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार इस पे तो आपको पता है कि अम्मार हबीब साहब खान को बुला के कोई 2-3 घंटे ये गुफ्तगू हो जाएगी, फिर भी कोई मामला जो है ना वो ये मामला नहीं सुलझेगा. लेकिन मैं फहीम आपको यही बोलूंगा कि इन लोगों में है ही नहीं कैपेसिटी कि ये पाकिस्तान के जो एनर्जी क्राइसिस है इसको सॉल्व कर सकें. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. हसन शेख साहब कहते हैं इन 1988 the Fatih Sultan Muhammad Bridge in Istanbul, Turkey is completed. Turkey is completed. Providing the second connection between the continents of Europe and Asia over the Bosphorus. जी बिल्कुल. हमारे वो दोस्त जो कि जिनका कभी इस्तांबुल जाने का इत्तेफाक हो, ब्यूटीफुल प्लेस, तो उनको अंदाजा होगा कि इस्तांबुल के जो दो हिस्से हैं, एशियन साइड है और जो यूरोपियन साइड है, उसको मिलाने के लिए बहुत सारे जो ब्रिजेस हैं वो बनाए गए हैं. और 1988 से पहले जैसा कि इन्होंने बताया कि सिर्फ एक ब्रिज जो है वो हुआ करता था, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने एक और ब्रिज जो है वो बनाया जिसका नाम फाती सुल्तान महमद कुप्रुसू होगा. कुप्रुसू क्योंकि तुर्किश में कहते हैं ना कुप्रुसू. ऑलराइट, तो एनीवे जबरदस्त इसकी ये बेसिकली उसके बाद तो इन्होंने और भी ब्रिजेस जो है ना वो बना दिए हैं. बल्कि यार बड़ा मशहूर भी है ना वो एक ब्रिज था जहाँ पे जब अभी आपको याद हो कि जब 2015 में इनके यहाँ 2016 में जब इनके यहाँ वो हुआ था, क्या कहते हैं, फेल्ड मिलिट्री कू हुआ था, उसमें एक ब्रिज था जिसके ऊपर जो है वो काफी एक्शन हुआ था. और वहां पे जो मिलिट्री टैंक्स वगैरह थे और मिलिट्री की जो आर्मर्ड व्हीकल्स थे, लोगों ने जो है वो उसको रोक लिया था. और उसको रोकने की वजह से वहां पे काफी सारे लोग जो हैं वो उन्होंने अपनी जान जो है वो भी कुर्बान कर दी थी, सिर्फ अपने जो ऑक्यूपाइंग फौज थी इक्तिदार पे कब्जा करने से उसको रोकने के लिए. तो एक ब्रिज जो है वो आई थिंक उसका नाम उन्होंने बदल के भी उसका नाम जो है ना वो आई थिंक वो 15 जुलाई ब्रिज या मार्टर ब्रिज जो है वो रख दिया. तो लॉट्स ऑफ ब्रिज नाउ जो कि इस्तांबुल के इन दोनों एरियाज को जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं. सम वेरी ब्यूटीफुल ब्रिजेस एज वेल, नो डाउट. बड़ा खूबसूरत व्यू है यार, वो सही है यार. इस्तांबुल ब्यूटीफुल सिटी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अच्छा जी, जीशान बेग साहब कहते हैं 3 जुलाई 2024 International Plastic Free Day aims to discourage the use of plastic bags for the use and throw purpose, be it for food packaging or buying groceries. In Pakistan alone, 3.3 million ton of plastic waste are generated annually, equivalent to the height of 2 K2 mountains. Wow, amazing. I mean, बिल्कुल जी, प्लास्टिक के जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं और एक बहुत ही एक्सेलेंट, एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपाउंड जो है वो साइंसदानों ने बनाया था. वहाँ पे जाहिर है किसी ने बनाते हुए सोचा नहीं था कि कितना बड़ा ये एक माहौलियाती चैलेंज जो है ये बनने वाला है. और स्पेशली जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होती हैं उन्होंने तो तबाही फेर दी है, चाहे उसमें पॉलीथीन बैग्स हों या उसमें जो प्लास्टिक के जो स्ट्रॉज होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं. क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो कई दहाइयों तक, कई 100 साल तक, पता नहीं बहुत तवील अरसे तक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट वो डिकम्पोज नहीं होता, वो मिट्टी में नहीं मिलता. मिट्टी में मिल जाएंगे, मिल तो ये भी जाएगा मिट्टी में एक दिन प्लास्टिक, लेकिन इट टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. वो कहते हैं यही ना अक्सर कि जो दुनिया में पहला पॉलीथीन बैग बनाया गया होगा वो आज तक डिकम्पोज नहीं हुआ होगा. आई मीन जस्ट इमेजिन द टाइम दैट इट टेक्स फॉर दैट टू हैपन. सो चलें जी, एहतियात करें जी, प्लास्टिक के यूज को डिस्करेज करें. मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, जहाँ जहाँ दुकानों में जाता हूँ, अगर कोई गाड़ी में जा रहा हूँ तो जब वो दही भी ले रहे हैं तो दही की को जो है वो पहले वो एक थैली में डालेंगे और फिर वो दूसरी थैली में डालते हैं. मैं जनरली दूसरी थैली को मना कर देता हूँ, नहीं यार ऐसे ही हाथ में दे दें मुझे यार. सो या कपड़े के बैग भी काफी सारे लोग अपने साथ ट्रैवल करके जा रहे होते हैं. एक जमाना था यार,
हम बचपन जब छोटा थे देखते थे, जब हमारे बड़े बूढ़े जब सौदा लेने जा रहे होते थे तो उनके हाथ में भी जो है ना वो एक बास्केट हुआ करती थी प्लास्टिक की, रीयूजेबल. वो उसमें जो है ना वो टोकरी कहते थे, टोकरी हुआ करती थी और टोकरी में जो है ना लोग डाल के चीजें जो है वो ला रहे होते थे. वो चीज बड़ी, अब उसका इस्तेमाल काफी कम हो गया है. बट चलें जी, और क्या सीन है. हसान कहते हैं देयर इज अ लॉजिस्टिक कंपनी इन पाकिस्तान दैट क्लेम्स टू बी द मार्केट लीडर हु हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लीव पॉलिसी. नाउ एनुअल कैजुअल एंड सिक लीव आर क्लब्ड इनटू 24 इन टोटल. Pilgrimage leaves are no more and Hajj leaves are reduced from 40 to 20. अच्छा, oh my God, ये अच्छा, हो, अरे यार इस पे तो मुझे जरा बताओ तो हसन, कुछ सुनी लग रही है बात. आपको ले चलते हैं, अभी ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, एंड ख्वाजा हमीद अख्तर साहब कहते हैं प्लीज विश माय सन अब्बास अख्तर ऑन हिज एंगेजमेंट. मेरे बेटे अब्बास अख्तर को उसकी मंगनी की मुबारकबाद. भाई ख्वाजा साहब, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू योर एंटायर फैमिली. माशाल्लाह आपके साहबजादे की निस्बत जो है वो तय हो गई है और अल्लाह ताला खुशियों के मामलात करे आने वाले दिनों में भी. आमीन सुमा आमीन. सो हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए. इसके अलावा वही क्या जिंदगी भी क्या होती है, कहीं खुशी कहीं गम, और जहाँ पे हम ज़ाहिर है यहाँ पे एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं और मंगनी की बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब के साहबजादे के. हमारे एक रेगुलर लिस्नर हैं पेशावर के डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान, उनका अक्सर प्रोग्राम में जिक्र भी रहता है और जब भी पेशावर जाना होता है डॉक्टर साहब से मुलाकात ज़रूर होती है. डॉक्टर साहब ने का मैसेज आज सुबह पढ़ा और पता ये चला कि उन्होंने मैसेज ये किया डॉक्टर साहब ने कि उनकी वालदा जो है वो वफात पा गई हैं और नमाज जनाजा सुबह 11 बजे 3 जुलाई बमुकाम इस्माइल खेल बनू अंजाम पाएगी. और सब दोस्तों से दुआओं की अपील. डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान साहब, मैंने वैसे सुबह ये मैसेज हमारे पेशावर वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें देखा था और उनको अपना कंडोलेंस का मैसेज भेजा था. आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान और की वालदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए. अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए. सो डॉक्टर साहब खुद माशाल्लाह काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं और उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, उसका माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत दराज उम्र जो है वो अता फरमाई. डॉक्टर साहब को ज़ाहिर है मौका मिला अपनी वालदा की खिदमत करने का एक बहुत बड़ी उम्र तक. तो अल्लाह ताला वालदा के लिए आगे की मनाजिल आसान करें. आमीन सुम्मा आमीन. 7:36 हो चुके हैं और इसके अलावा मैसेज आया है जीशान बेग साहब का. कहते हैं हैप्पी बर्थडे थॉमस क्रूज मैपोथर the fourth, aka Tom Cruise. He turned 62 today. Cruise is also an aerobatic pilot and was inducted as part of the Living Legends of Aviation in 2010, receiving the Aviation Inspiration and Patriotism Award from the Kitty Hawk Academy, Air Academy. अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि टॉम क्रूज जो है वो एक एक्रोबैटिक पायलट भी है. एक्रोबैटिक पायलट वो जो कलाबाजियां, जहाज जो घूम फिर रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं और ये सारी चीजें जो है हो रही होती हैं. हमारे एयरफोर्स के गानों में जहाजों को दिखा रहे होते हैं ना, ये ऊपर गए नीचे आ गए फिर उल्टे हो गए और ये सारी चीजें. सो टॉम क्रूज टर्न्स 62 टुडे. क्या बात है यार, व्हाट अ लेजेंड विदाउट डाउट. चलें जी, अरशद इमाम साहब ने जो है वो हमारे साथ एक शेयर किया है, कोट शेयर किया एहसन इकबाल साहब का. कई मुमालिक ने हमारी पॉलिसियों पर अमल करके तरक्की की मनाजिल तय की, एहसन इकबाल साहब कहते हैं. अच्छा, वेल भाई हो सकता है हमारी 1950 और 1960 की दहाइयों की जो है ना वो ये बात हो रही है एहसन इकबाल साहब. लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान में जो हो रहा है और खास तौर से इनकी हुकूमत के अंदर जो हो रहा है, तो उसमें तो बहुत सारे मुमालिक इसको फॉलो करके तनज़्ज़ुली की मराहिल हैं वही तय कर सकते हैं. और उसके अलावा तो आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है. फराज का मैसेज आया, कहते हैं कि और ही हम शर्मिंदा हैं, सैलरी वाले अभी जिंदा हैं. ओके जी. औरंगजेब सेज ही एम्पैथाइजेस विद द सैलरीड क्लास. ओके, ये कल खबर आई थिंक बिजनेस रिकॉर्डर से आपने ये खबर शामिल किया. बिल्कुल जी. कहते हैं अच्छा जी, औरंगजेब का ये कहना है, ऑल्सो कम फ्रॉम सैलरीड क्लास एंड वन ऑफ द टॉप टैक्स पेयर्स, आई अंडरस्टैंड देयर पेन एंड सिंपैथाइज विद देम. वैसे वाकई सीरियसली उसने बेसिकली बोला ये कि देख यार, मुझे तेरे पे बड़ा अफसोस है, लेकिन यही तेरी जिंदगी है, यही कुत्तों वाली जिंदगी तुझे गुजारनी है तो ये गुजारो. वो बेसिकली औरंगजेब का जो मैसेज है वो उन्होंने ये मैसेज दिया है. सो बहरहाल औरंगजेब साहब, मुझे याद है जब इनको पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, याद क्या है यार, 2 महीने पहले की तो बात है, नहीं, तरक्की की मनाजिल 100 दिन, 100 days ऑफ
प्रोग्रेस जो अभी ट्रेंड चला रहे हैं ये लोग. औरंगजेब साहब जब आए थे तो उस पर हमारे यहाँ कुछ लोगों ने बड़े शादियाने बजाए थे और कुछ इस तरह की बताने की कोशिश की थी बात कि जैसे कोई बहुत बड़ा बंदा आने वाला है और जैसे कि पाकिस्तान के जो है ना वो मसाइल को और प्रॉब्लम्स को जो है ना वो हल करने वाला बंदा है. लेकिन जितनी जल्दी इनका जो है वो पब्लिक ओपिनियन इनके बारे में चेंज हुआ, यानी लोगों ने बाकायदा कुछ अपने अपॉलॉजीज के मैसेजेस जो हैं वो वहाँ पे शाया किए हैं, ट्वीट किया उसके हवाले से कि जी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने औरंगजेब के बारे में ये पॉजिटिव ओपिनियन रखा, सो आई टेक माई वर्ड्स बैक एंड ऑल. सो ठीक है, ये भी ठीक है वैसे, क्योंकि खैर मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई उम्मीद नहीं थी. ज़ाहिर है वो जिस रजीम को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो इनको टास्क दिया गया था, मुझे नहीं अंदाजा था कि मुझे अंदाजा था कि ये कोई खास काम ऐसा होने नहीं वाला. लेकिन इतनी जल्दी औरंगजेब साहब जो है वो लोगों के दिलों से उतरे, स्पेशली हमारी जो तनख्वाहदार तबका है, तो फिर उस हवाले से क्या कहा जा सकता है. बहरहाल जी हम तो यही कहेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है गाइज, और सिंपैथी के मैसेजेस जो है वो आते रहेंगे, यानी कुटबी लगाते रहेंगे, फिर आवाम रोएगी. तो औरंगजेब साहब जो है वो हमें टिश्यू पेपर भी दे रहे होंगे, ये लीजिए, ये लो बेटा, अपने आंसू साफ करो, शाबाश, चलो वेरी गुड. चलें जी, ये हो गई बात. अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि आपको जो है ना वो हम एक गाने की जानिब पे लिए. अरे नहीं यार, जरा फेसबुक पे मैसेजेस देख लेते ना, कि फेसबुक का मैसेज मैंने अभी देखे नहीं है. रोमाना कहती हैं लिसनिंग टू योर शो एंड एंजॉयिंग, थैंक यू सो मच. शहजाद अहमद, अच्छा नहीं ऐसे करते हैं, हम न्यूज़ कमेंट पे चले जाते हैं. अच्छा जी, आसिफ आपने डॉक्टर ताहिरुल्लाह साहब की वालदा के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाई, आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा आफ्ताब कहते हैं स्ट्रेंज टू सी फवाद चौधरी क्रिटिसाइजिंग पीटीआई प्रेजेंट लीडरशिप, इज दिस द न्यू मूव और फवाद हैज अ मैंडेट फ्रॉम पता नहीं पीटीआई आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लीडरशिप वर अनएबल टू कंक्लूड एनी केस एंड ब्रिंग हिम आउट. नहीं, छोड़ दें. आई थिंक फवाद चौधरी, मेरा नहीं ख्याल दैट अ लॉट ऑफ पीटीआई पीपल आर टेकिंग फवाद चौधरी सीरियसली. कोई बहुत ज्यादा इसको जो है ना वो सीरियसली मेरे ख्याल से ले नहीं रहा है. सो बल्कि मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि फवाद चौधरी को बड़ा टीवी पे टाइम भी बहुत दिया जा रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़े लीडर हैं. वरना जाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि जो कोर सपोर्ट बेस है पीटीआई की, वो फवाद चौधरी को अब कोई बहुत सीरियस लेती है इन तमाम बातों में. आगे बढ़ते हैं जी. अतीक अहमद साहब ने जो है वो किसी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, भाई जबरदस्त खूबसूरत सी गाड़ी है, इको फ्रेंडली किस्म की साइकिल टाइप गाड़ी लग रही है ये. और आपने कोई मैसेज भेजा है, जब थक जाओ तुम दुनिया के सफरों से तो चले आना शहर लाहौर की रौनकें देखने. बिल्कुल जी, माशाल्लाह. और मरियम नवाज शरीफ कितनी कोशिशें कर रही हैं आजकल जो है वो लाहौर की रौनकें जो है बहाल करने की. बारिशों में जैमर लगा हुआ है लेकिन फिर भी आवाज आ रही है उनके मोबाइल पे. एक्सीलेंट यार. मोहम्मद अशफाक कहते हैं लाहौर यस्टरडे एट 5:40 PM टेम्परेचर वाज 38 बट द रियल फील ऑफ 51. अल्लाह खैर करे जी. इस्लाम का सुबह बखैर, थैंक यू. और शाहीन ताहिर कहती हैं हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इन लाहौर. शहजाद अहमद साहब कहते हैं भाई पूछना था जी, ये भाई मैसेज समझ में नहीं आया मुझे बिल्कुल भी. आपको मुझे समझ नहीं आया लिखा हुआ क्या है. परवेज अहमद, थैंक यू. मोहम्मद वसीम कहते हैं एंडी मरी पुल्स आउट ऑफ विंबलडन सिंगल्स बट कमिट्स टू डबल ड्यू टू बैक इंजरी. आई थिंक एंडी मरे अब बेचारे का करियर जो है ना बस ऐसे ही रह गया है जी. एंड शहजाद कहते हैं हॉट एंड मिक्स मॉर्निंग लास्ट नाइट रेन. रोमाना, थैंक यू. काशिफ सुमरो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू सनराइजर्स कम्युनिटी. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम घाना. एंड शनीला शौकत खिलजी, गुड मॉर्निंग अदील भाई. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आप सबके मैसेजेस का. अभी एक गाना सुन लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं. वापस आके फिर मजीद आपके पैगामात भी शामिल करते हैं और आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर भी डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, सुबह के 7:48 हो चुके हैं. एंड अभी क्या सीन है जनाबे वाला. ख्वाजा साहब, मैं आपके साहबजादे को मुबारकबाद दे चुका हूँ. आपने दोबारा से ये मैसेज भेजा है तो मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि क्या मैंने नाम कुछ गलत दिया है या क्या मसला हो गया, जरूर बताइएगा. इसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन द टॉप ऑफ द लिस्ट, नोबडी कैन कम्पीट अस. क्या कहते हैं जी, कंट्रीज हु आर इन डेट ऑफ चाइनीज लोन. सब जरा चाइना ने लोन जो है वो किन मुल्कों को दिया हुआ है. पाकिस्तान को 26.6 अरब डॉलर. मैन एंड वी वांट मोर मैन. अच्छा आपने बताया, ये बेसिकली एक लिस्ट आपने शेयर की है. दुनिया से ज्यादा लोन किसी मुल्क को अगर दिया गया है चाइना से, दैट इज पाकिस्तान विद $26.6 बिलियन. अंगोला जो है वो नंबर 2 पे है विद $21 बिलियन.
नंबर 3 पे श्रीलंका आता है, फिर नंबर 4 पे इथियोपिया, नंबर 5 पे केन्या. अबे वैसे यार नंबर 6 पे बांग्लादेश. ये सारे मुल्क स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त इकोनॉमिकली. इसमें आपको पता है ना कि एक आउटलायर जो है वो एंगोला है. एंगोला हैड सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बिकॉज एंगोला में ऑयल के जो है वो बड़े जबरदस्त रिजर्व जो है वो निकल कर आए थे, लेकिन यार इन लोगों ने फिर भी जो है ना वो सही अपने आप को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए. लेकिन यू नो एक दिस समथिंग, एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, इट्स कॉल्ड द डच डिजीज. यानी नेदरलैंड्स, यू नो डच, बाय द वे कांग्रेचुलेशन, उनकी टीम पहुंच गई है क्वार्टर फाइनल में एंड दे विल बी टेकिंग ऑन टर्की. बट उस पे मैच में बात करते हैं बिकॉज कल तो यार मेरिकल हो गया यार, टर्की ने कमाल कर दिया कल, स्पेशली दैट सेव एट द एंड. लेकिन खैर एनीवे, सो एक डच डिजीज एक कही जाती है. ये नेदरलैंड्स की इकोनॉमी के से रिलेटेड है बिकॉज दे बिकेम टू रिलायंट ऑन द नेचुरल गैस एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो ये डच डिजीज, ये होता है ना कुछ मुल्कों में अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज हो जाती है, डिस्कवर हो जाती है, कोई मादनियात, वो एवरीबडी स्टार्ट्स डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. लाइक सऊदी अरेबिया हैड दैट सीरियस डच डिजीज जिससे MBS पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क को उससे बाहर निकालने के लिए. और वो कोशिश उनकी जो है वो ये है कि किसी तरह सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जा सके. सो एंगोला के साथ भी यही हुआ. सो दे टुक अ लॉट ऑफ लोन्स एंड इवन विद द ऑयल. उनको चाहिए था कि जी एक मुल्क में एक कमोडिटी निकल आई है, उसको समझदारी के साथ और जहानत के साथ इस्तेमाल करते हैं, बट दे जस्ट शुड नॉट डू दैट. सो क्या कहा जा सकता है. खैर एनीवे, बट यस चलें जी, एटलीस्ट वी आर ऑन द टॉप ऑफ सम लिस्ट. एंड देन वी हैव गॉट ताउर रहमान साहब. आपने एक मेरे साथ तस्वीर शेयर किया व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ जी, वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफिक है और अक्सर दुनिया में जो है वो ये शेयर भी किया जाता है कि बहुत सारी ब्रांड, देयर आर जस्ट 12 कंपनीज इन द वर्ल्ड that own around close to 600 consumer brands in the world. So बहुत सारी brands हैं, हम समझते ही हैं कि अलग अलग कंपनियां हैं, ये कोई और कंपनी ओन करते हुई कोई और कंपनी. एंड में आपको पता ही चलता है कि at the end of the day actually owned by some top FMCG companies. I mean Vaseline for that matter, I mean it's owned by Unilever if I'm not mistaken. फिर PepsiCo है, उनके पास बहुत सारी ब्रांड है, Nestle, Procter and Gamble and these companies. Mars चॉकलेट की जहाँ बात आती है, कई सारी चॉकलेट ब्रांड्स हैं जो मार्स है वो ओन करती है. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफिक स्पेशली इफ यू आर अ मार्केटिंग स्टूडेंट. इसके अलावा रहमान खलजी साहब कहते हैं जनाब आपने शान में कसीदा लिखा है टॉम क्रूज की, बिकॉज टॉम क्रूज की आज सालगिरह है और आप कहते हैं ट्रू मेगा स्टार ऑफ सिनेमैटिक वर्ल्ड, a class of its own. Tom Cruise is just completely and totally unparalleled. In addition, he has the licenses of airplanes, commercial license, jets, motorcycle, parachute, boats and real estate license. Some of my favorites. ज़ाहिर इतना पैसा है, बंदे ने कुछ तो किया होगा, बट जिंदगी जीते हैं बाज लोग, अल्लाह ताला बड़ा खास उनको जो है ना वो उन पे करम करता है. और आपने कुछ अपनी टॉम क्रूज की फेवरेट मूवीज की जो है लिस्ट बनाई है जिसमें टॉप गन की सीरीज जो है वो भी शामिल है, वॉर ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्यू गुड मैन, इज बोर्न ऑन द 4th of July देयर. नो, अच्छा नहीं है जी, बिल्कुल. जेरी मैग्वायर, यार ये मेरी बड़ी पसंद की मूवीज में से थी, जेरी मैग्वायर. मिशन इम्पॉसिबल सीरीज एंड वॉल्करी. ओहो, वॉल्करी भी जबरदस्त फिल्म थी यार, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तनाजुर में बनाई गई थी. एंड ऑफ कोर्स यस, आई वाज वेटिंग फॉर दैट मूवी, द लास्ट समुराई. यार लास्ट समुराई कमाल फिल्म थी यार, खत से बहुत मजा आया था यार वो फिल्म देखने में. एनीवे चलें जी, और क्या सीन है अभी अखबारात पे बस देखते हैं यार, नजर डालते हैं अभी. और चलें अब ऐसा करते हैं, चेक कर ही लेते हैं, चेकआउट करते हैं, चेकआउट अखबार में क्या लिखा हुआ है. कहाँ बैठे हैं भाई? वजीर आजम ताजिकिस्तान पहुंचे हुए वजीर आजम, जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है इमाम अली रहमानोव के साथ खसरे मिल्लत में. और आपको पता है ना ताजिक जबान जो है ये भी फारसी जबान का ही एक डायलेक्ट है. सो खसरे मिल्लत यानी द पैलेस ऑफ द नेशन, यही मतलब होने चाहिए इसके. चलें जी आगे बढ़ते हैं. ताजिकिस्तान के साथ कई मुआहिदों पर हटाओ यार. PTI में ग्रुपिंग इमरान का एतराफ, जंग का ये लिखना है. कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, दोनों ग्रुपों को जुमेरात को बुला लिया, बात करूंगा, बानिया PTI का ये कहना है. उमर अयूब की पार्टी के लिए खिदमात का एतराफ कोर कमेटी तय कर चुकी है, जिन्हें निकाला जा चुका है उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा. उनके बयानात गैर मुताल्लिका हैं. कांग्रेस में पाकिस्तानी इलेक्शन से मुताल्लिक मंजूर करदा जैसी करारदाद इसराइली लॉबी भी नहीं ला सकी, इमरान का ये कहना है. फवाद चौधरी से मुताल्लिक सवालात का जवाब देने से गुरेज. पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया. क्या तशद्दुद सहने और फाइलें देखकर भागने वाले लीडरों के बारे में अलग अलग फैसले होंगे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? इमरान खान का जिक्र चला है
तो इद्दत केस हर सूरत 8 जुलाई तक खत्म करना है, सेशन जज का ये कहना है. एक दिन निकाह हुआ और दूसरे दिन खाबर मानिका को पता चल गया, लेकिन वो खामोश रहे. सलमान अकरम राजा ने कल अपने जो है वो दलाइल दिए हैं. ज़ाहिर ऑफ कोर्स इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सजा की मौतली की दरख्वास्त थी, उसकी नाकामी के बाद अब ये केस जो है एक बार फिर से इसका आगाज हुआ है. 1 हफ्ते इसकी जो है वो समाअत मजीद चलनी है और जज साहब ने जो है वो 8 जुलाई की तारीख जो है वो दे दी है. आज जो है वो शुएब शाहीन अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करेंगे इस केस के हवाले से. सलमान अकरम साहब अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और फिर शायद 1 या 2 दिन मजीद दिए जाएंगे इस तकाजा को, प्रोसिक्यूशन को, कि वो अपना केस जो है वो प्रेजेंट करे और इस अपील के खिलाफ. सो बाकी 1 हफ्ते के अंदर इसका फैसला जो है वो आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जंग अखबार पे ही रहते हैं भाई. अमरीकी कांग्रेस में करारदाद इंतखाबात से कबल पेश हुई. 7 माह में पाकिस्तानी सिफारती कारकर्दगी सवालिया निशान. अजीम एम मियां जो वाशिंगटन में इनके नुमाइंदे हैं जंग के, कहते हैं 30 नवंबर 2023 से 25 जून 2024 तक जेर बहस करारदाद को आगे बढ़ाने में किस हल्के और किस अफराद ने क्या रोल अदा किया. पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने जवाबी करारदाद और वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट मुस्तरद करना खुद फरेबी. हुकूमती तर्जुमानों की कारकर्दगी दिखाई नहीं दी गई. इसराइली और भारतीय लॉबी सरगर्म रही. पीटीआई बरसरे इक़्तिदार आ गई तो उनके लिए भी इन 2 दस्तावेजात के मनफी असरात से मुल्क को बचाना मुमकिन नहीं होगा. ये लिखना है जंग का. अच्छा देखिए, आपको पता है जंग ग्रुप और ये जो करंट सेटअप है ये हैंड इन हैंड दे सिट टुगेदर. और अजीम एम मियां की रिपोर्ट पढ़ के आपको अंदाजा यही हो रहा होगा कि यार एक परेशानी वाला एलिमेंट जरूर आया. आपको शायद ये भी पता चला होगा पाकिस्तान के जो अमेरिका में सफीर थे इससे पहले उनको सुबुकदोश कर दिया गया है और उनकी सर्विसेज वापस ले ली गई हैं, उनको पाकिस्तान वापस बुला लिया गया और एक नए सफीर को जो है वो अमेरिका भेजा जा रहा है. इज दैट द रिस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर करारदाद? पता नहीं हमें, लेकिन बहरहाल. अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट गेट्स फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस. हमारे जो जुडिशल कमीशन है जिसको चीफ जस्टिस हेड करते हैं, चीफ जस्टिस यार पता नहीं इनके लिए इफ्तिखार चौधरी मेरे मुंह से क्यों निकलता है चीफ जस्टिस, क्योंकि ज़ाहिर उनके बड़े प्रोटेजे भी रहे हैं ये इफ्तिखार चौधरी के काजी फायज ईसा साहब. सो काजी फायज ईसा साहब जो है अपने ज़माने में जिस वक्त वो जस्टिस फायज ईसा हुआ करते थे उस वक्त बहुत बड़े प्रोपोनेंट हुआ करते थे वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के हवाले से. तो 2 सीनियर जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के उनको इग्नोर किया गया है और सुपरसीड हो गए हैं वो. जस्टिस आलिया नीलम जो है शी हैज बिकम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट. अब देखते ही हैं जी क्या रहती है इनकी सूरत हाल. आगे बढ़ते हैं जी. मखसूस सीटों का केस 1 हफ्ते के लिए जो है वो एडजर्न हुआ है, मौखर हुआ है. कहते हैं मसला, अच्छा जी एक्सप्रेस ने अपनी जो कवरेज की है वो क्या कहते हैं, मसला इलेक्शन कमीशन की गलती से हुआ और जस्टिस मुनीब का ये कहना है, चीफ जस्टिस का ये कहना है कि इसको दुरुस्त करना हमारा काम नहीं है. वाह, क्या गलती की तौसीक करके नजरिया जरूरत फिर से जिंदा कर दें. जस्टिस अथर का ये कहना है मुकम्मल इंसाफ के लिए आंखें बंद नहीं कर सकते जस्टिस मंसूर. अच्छा मैंने अपने कल यूट्यूब शो में जरा, क्योंकि यार मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस तरह की बातें करते हुए एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन अपने यूट्यूब शो में मैंने कल का केस जो है वो जरा समराइज करने की कोशिश की थी और मेरे ख्याल से आई थिंक काफी हद तक अब एक बात क्लियर हो चुकी है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू काजी फायज ईसा प्रेजेंट कर रहे हैं, काजी फायज ईसा साहब तो बिल्कुल इसमें आर्म्स लेंथ पे रखना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को. ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें देना चाहते हैं, ना वो जो सीटों की बंदरबाट हुई है बाकी पार्टियों में उसको वो रोकना चाहते हैं. वो ये समझते हैं कि जी ये हमारा काम ही नहीं है करने का. बहरहाल क्या काम करने का फिर हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज जो क्लियर हो गई है वो ये, कल जिस तरह कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जिरा हो रही थी, अटॉर्नी जनरल फॉर मोस्ट ऑफ हिज रिस्पॉन्स क्लूलेस नजर आ रहे थे, वो उन सवालात को नहीं हैंडल कर पा रहे थे. उससे क्लियर ये हो गया है कि बेंच में काजी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो माइनॉरिटी में आ गया है और काफी सारे लोग ज़ाहिर है इस, और आपको पता है कि जवाब यानी रीबटल के लिए सिर्फ 15 मिनट मांगे थे फैसल सिद्दीकी ने, लेकिन 1 हफ्ते के लिए इसको जो है वो एडजर्न किया गया है. सो लेट्स सी, बहरहाल क्या कह सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव गॉट, क्या सीन है जनाब. तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाज़ाब्ता राब्ता, दोहा मुज़ाकरात नतीजा खेज. पाकिस्तानी सफीर ने अफगान वफ्द को इशाइया दिया, अमन की ख्वाहिश दोनों तरफ मौजूद है. आसिफ दुर्रानी का ये कहना है. अफगान वफ्द ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया किया. ऑलराइट जी. जरदारी का ये कहना है इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों का साथ चलना जरूरी है. ऑलराइट. देन क्या शहबाज से मौसम पर बात करें, अमरीकी करारदाद पूरी तहकीक से आई. इमरान खान का ये कहना है शहबाज से मौसम पे बात करें. नॉट बैड. ओके जी.
और क्या सीन है? PP 159 मरियम नवाज का फॉर्म 45 का रिकॉर्ड 23 जुलाई को जो है वो तलब कर लिया है. ये लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल है. आपको पता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाज जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो केस है, काजी साहब इलेक्शन कमीशन ने केस उसको फौरन लगवाते हैं सुनने के लिए. और ऐसे ही हुआ है जी कि उस पर उन्होंने एक बेंच भी बना दिया है और काफी हद तक बाज़ाहिर हम ख्याल जजेस जो हैं ये नजर आ रहे हैं. सो ये अब पता नहीं इलेक्शन ट्राइब्यूनल बचेंगे लाहौर हाई कोर्ट के या नहीं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ जिनकी फतह PP 159 से बहुत मशकूक थी, उनसे उनके फॉर्म 45 जो हैं वो मंगवा लिए गए. महर शराफत इनके मुकाबले में थे, जिनके जनरली ख्याल यही है, फॉर्म 45 के मुताबिक वो कामयाब भी हुए थे. लेट्स सी क्या होता है आगे. और क्या सीन है जनाब? हमारे पास जी 6 जुलाई को फौज रेंजर्स पुलिस को हार पहनाएंगे, PTI का ये कहना है. पुराबन जलसा 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है एक जलसा करने का इस्लामाबाद में. देखते हैं जी क्या होता है. जस्टिस बाबर सत्तार डेटा लीक. हाई कोर्ट ने ट्विटर एक्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर को खत लिख दिया है. मालूमात फरामी की दरख्वास्त. एक्स नुमाइंदा भेजना चाहे तो काबिल तारीफ होगा. लेट्स सी. हाफिज नईम का ये कहना है इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया, उठने का नहीं. चलें जी. दफा 144 हमारी राह में रुकावट नहीं. शहबाज रिलीफ दें वरना कौम भिपर जाएगी. देखते हैं जी क्या रहा. ये कहना है कि अदालती फैसले ने पीपल्स पार्टी की नींदें उड़ा दी हैं. ये कौन सी अदालती फैसले हैं? ये बेसिकली सिंध में जाली जो है ना डोमिसाइल्स वगैरह बना के और PRCs बना के नौकरियां बांटी जाती हैं. तो MQM इस केस में पीपल्स पार्टी को जो है वो कोर्ट में लेकर गई थी और कोर्ट में एक बार फिर इन तमाम जो असामियां हैं इनको मनसूख कर दिया गया है, जिसपे इस वक्त पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान नूरा कुश्ती जारी है. हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हम बढ़ते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं फुटबॉल के हवाले से. एंड या आई एम सो हैप्पी विद द रिजल्ट मैन. तुर्किया की टीम जो है दे हैव क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल ऑफ द यूरोपियन चैंपियनशिप. कल लाइप्जिग में उनका मैच खेला गया ऑस्ट्रिया के साथ. एंड ऑस्ट्रिया भी आपको पता ना, ऑस्ट्रिया इज अ जर्मन स्पीकिंग कंट्री, सो the Austrian team would be feeling like home. लेकिन जर्मनी में जो है वो तुर्क पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है और बहुत बड़ी तुर्क आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि जर्मनी में जो सबसे बड़ा माइग्रेंट जो कम्युनिटी होगी वो तुर्की होंगे. मेसूद ओजिल हो गए, उनकी फुटबॉल टीम में भी ना इल्के गुल्दोआन, ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये इनके लिए खेलते रहे. और भी सोचूंगा तो प्लेयर्स और निकल आएंगे इनके. लेकिन खैर सो तुर्की एंड आई एम श्योर ऑस्ट्रिया बोथ हैड द स्टेडियम वाज रेड एंड व्हाइट यस्टरडे बिकॉज इन दोनों मुल्कों के जो कलर्स हैं वो यही हैं. और इस मुकाबले में तुर्की ने जो है वो ऑस्ट्रिया को 1 के मुकाबले में 2 गोलों से शिकस्त दी. मुकाबले का आगाज होते ही इन द 57 मिनट डेमिरल ने जो है वो गोल स्कोर किया and then he doubled the lead. Same player, Demiral 59th मिनट में गोल स्कोर किया. 66 मिनट में जो है वो गेरगोस्टिश ने जो है वो गोल स्कोर करके ऑस्ट्रिया को कुछ उम्मीद जरूर दिलाई. लेकिन आई थिंक दिस मैच इज गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड फॉर आने वाले कई डेकेड्स तक जो है वो ये मैच याद रखा जाएगा फॉर दैट इनक्रेडिबल सेव इन द डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम. 95th मिनट डीप इनटू द स्टॉपेज टाइम और एक हेडर जो है वो ऑस्ट्रियन मिडफील्डर ने जो है वो किया गोल के बिल्कुल सामने, मे भी शायद कोई 8-10 यार्ड्स दूर होंगे. एंड द बॉल वाज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द गोल और अचानक टर्की के जो गोल कीपर थे जिनका नाम है गुनुक, उन्होंने जबरदस्त जो है वो सेव किया यहाँ पे. और आई थिंक इट्स अ सेव ऑफ द टूर्नामेंट, सेव ऑफ द डेकेड, या जो भी आप कहना चाहें. और उसकी वजह से अगर ये गोल हो जाता नेचुरली वी वुड हैव गॉन टू द एक्स्ट्रा टाइम. लेकिन यहाँ पे इनके गोलकीपर जो है उन्होंने क्या कमाल यहाँ पे गोल सेव किया एट द वेरी वेरी एंड ऑफ द गेम और अपनी टीम को जो है वो उन्होंने यहाँ पे कामयाबी दिलाई. मेर्ट गुनोक, that's the name of their goalkeeper. I hardly know any Turkish player now. एक जमाने में मुझे तुर्क टीम के last time मैं कल पढ़ रहा था, वही मुझे याद भी आया बल्कि कि last time the Turkish team they qualified for they played in the quarter final was 2008, यानी तकरीबन अब 16 साल हो गए.
और ये टूर्नामेंट जो है आई थिंक ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया ने मिलकर जो है इस टूर्नामेंट को होस्ट किया था एंड दे डिफीटेड क्रोएशिया इन द क्वार्टर फाइनल इवन दो टर्की लॉस्ट इन द सेमीफाइनल इन दैट टूर्नामेंट. लेकिन बड़े अरसे बाद टर्किश टीम जो है वो किसी बड़े टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है. ज़ाहिर बड़े टूर्नामेंट से मुराद उनकी टीम नेचुरली या तो वर्ल्ड कप खेलती है या फिर दे प्लेइंग इन द यूरो चैंपियनशिप. उसमें भी और रेगुलरली क्वालिफाई वो नहीं करते ना. जनरली दे आर देयर बट दे डू मिस आउट एट टाइम्स. बट व्हाट एन अपॉर्चुनिटी दिस इज फॉर टर्की. क्वार्टर फाइनल में इनका जो मुकाबला होने वाला है वो इनका मुकाबला होगा विद द नेदरलैंड साइड. नेदरलैंड साइड जो कि ऑफ कोर्स उन्होंने अपना पिछला मैच तो काफी अच्छा खेला. उन्होंने रोमानिया को जो है वो कल रात 3-0 से शिकस्त दी और मैच दैट you would say that they pretty much dominated. I mean, they enjoyed 2/3 of the possession, around 23 shots on goal that they had compared to only 5 by Romania. So, well, peaking at the right time, एक दिलचस्प मैच होने वाला है. नेदरलैंड्स का मुकाबला विद तुर्की है देयर. और दूसरी जाने अब ये क्या सीन है कि मैं आपको बता चलूँ क्वार्टर फाइनल का मरहला जो है उसका आगाज होगा 5 जुलाई को. और 5 जुलाई को गालबन सबसे अच्छा मैच जो मजेदार मैच जो है क्वार्टर फाइनल को होने वाला है उसमें स्पेन और जर्मनी एक दूसरे के आमने सामने होंगे. फ्राइडे को रात 9 बजे ये मैच खेला जाएगा. उसके बाद 6 जुलाई को जो है उसी दिन 6 जुलाई हमारे लिए 12 बज जाता है ना. तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इन डेट्स में. पुर्तगाल का मुकाबला जो है वो फ्रांस के साथ होने वाला है. फिर उसके बाद जो बाकी 2 क्वार्टर फाइनल होने हैं ये 6 जुलाई को रात को 6 जुलाई विच सैटरडे रात को 9 बजे इंग्लैंड का मुकाबला स्विट्जरलैंड के साथ होगा. और फिर उसी रात 12 बजे जो है वो मुकाबला होने वाला है बर्लिन में बिटवीन नेदरलैंड्स एंड तुर्की. सो गुड लक टू द टर्किश साइड देयर. चलें जी, ये हो गई बात कुछ फुटबॉल के हवाले से. अब जरा क्रिकेट का जिक्र कर लेते हैं. और क्रिकेट क्या क्रिकेट का जिक्र करें यार. कल तो वाकई शदीद तब चढ़ गई मुझे यार कल एक ट्वीट देख के. लाइक यार अच्छा वो ट्वीट आया शादाब खान की तरफ से. यानी कि चलो शादाब खान का ट्वीट तो जो हुआ सो हुआ वो आप रहने दें. लेकिन जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि लंका प्रीमियर लीग का आपको पता है कि आगाज हो गया. अब नाम आई एम लीस्ट बॉदर्ड विच टीम शादाब खान इज रिप्रेजेंटिंग एंड विच टीम ही इज प्लेइंग फॉर. लेकिन शादाब खान ने जो है ना वो कल ट्वीट किया और कोई बहुत जबरदस्त कारकर्दगी का जो है ना वो शादाब खान ने मुजाहरा कर दिया. 4 विकेटें जो हैं वो उसने ली हैं जिसमें उसकी हैट्रिक जो है वो भी शामिल है और उसमें कुछ रन्स वन्स भी उसने बनाए हैं. सो उसने एक ट्वीट किया जिसमें उनके हाथ बुलंद हुए हुए और लिखा हुआ है गॉड इज ग्रेट. वाह वाह, मेरे को तो गॉड इज ग्रेट, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई. लेकिन ये ऐसी हल्की फुल्की ढीली सी जो लीग्स हैं उनमें खेलने जाते हैं और वहां पे जाके परफॉर्म करते हैं. आई मीन यू गाइज ऑल नो कि शादाब की रीसेंट टाइम में परफॉर्मेंस किस तरह की रही है. आई थिंक इन द पास्ट 12 T20 ODI T20 इंटरनेशनल मैचेस शादाब ने शायद 5 या 6 विकेटें जो हैं वो हासिल की हैं. यानी अब तो ये हद आ गई है कि शादाब जो कि एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं लेकिन क्योंकि कप्तान उनके बड़ी हैं बाबर आजम तो उनको वो बाकायदा प्रोटेक्ट भी करने लगे हैं. और प्रोटेक्शन इस तरह की देते हैं कि बहुत सारे मैचेस में इनसे बॉलें भी नहीं करवाई जाती. एशिया कप 2023 हुआ, वर्ल्ड कप 2023 हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ और उसमें शादाब बुरी तरह फेल हुए. और अभी एक परफॉर्मेंस उन्होंने लंका प्रीमियर लीग में दिखा दी है. अल्हम्दुलिल्लाह चलने जी 22 रन देके 4 खिलाड़ियों को जो आउट किया. मुझे तो गुस्सा उन ट्विटर अकाउंट पे भी आ रहा था जो कि इसकी इस परफॉर्मेंस को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे. बट बहरहाल यार क्या कहा जा सकता है. दिस इज द थिंग, दिस इज द वे इट इज. और क्या सीन है जी बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो. अच्छा अभी आपको ये भी पता है कि हमारे कुछ खिलाड़ियों को NOC नहीं दिया गया. आजम खान को NOC नहीं दिया गया है. साइम अयूब को भी NOC नहीं दिया गया है कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने के हवाले से. और आई एम प्रीटी श्योर दे मस्ट बी डिसअपॉइंटेड व्हेन इट कम्स टू दैट. इसके अलावा क्या है जी क्रिकेट टीम में इंतखाब कैट वॉक नहीं कांटों पर सफर बनाने का फैसला. अब्दुल माजिद भट्टी साहब की रिपोर्ट आई है आज जंग में. मोहसिन नकवी कार्ड शो करने से गुरेज. डोमेस्टिक इवेंट से हटकर टॉप 150 क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल टीमें बनाकर 3 फॉर्मेट्स के टूर्नामेंट कराने की तजवीज. प्लेयर्स की शिरकत लाजमी होगी. सर्जरी से मुताल्लिक फैसले बोर्ड के तमाम बड़े लायल. बोर्ड चीफ जल्द अहम ऐलानात करेंगे. मकसद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट का गैप जो है वो कम करना है. अच्छा अभी रिसेंटली जो है
वो मुझे बड़ी हैरानी हुई एक बात सुन के, और वो हैरानी ये हुई बात सुन के कि पाकिस्तान में एक नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो एक बार फिर से लाया जा रहा है, और उसमें बताया ये है कि जी बाकी सारे टूर्नामेंट्स तो हो रहे होंगे, लेकिन एक इलीट टूर्नामेंट जो है वो खेला जाएगा जिसमें 5 टॉप टीमें जो है वो शिरकत कर रही होंगी. यानी बाकी टूर्नामेंट्स अपनी जगह, और फिर 5 टॉप रीजनल टीमें आपकी जो है, बोर्ड जो है, रीजनल एसोसिएशंस, उनकी टीमें खेल रही होंगी. समझ में नहीं आई मुझे बात कि यार अभी आपने इतना बुरा भला का वो जो वसीम खान और एहसान मानी वाला जो 6 टीमों वाला जो आपका निज़ाम था, जो कि मैं तो बड़ा फैन था उसका. मेरे ख्याल से आई थिंक पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे ले गए थे, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो क्या कहना चाहिए सोशलिस्ट सोच है, समाजवादी सोच है हमारे यहाँ कि जी हर चीज जो है वो लोगों को नौकरी देने का एक जरिया बननी चाहिए. तो हमारे यहाँ आपको पता है कि काफी सारे लोग उसके इसलिए खिलाफ करते थे कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो बेरोजगार हो गए, उनके पास कुछ और काम करने को था ही नहीं. अब फिर उसके बाद जब ये टूर्नामेंट खेला गया जिसमें डेरा मुराद जमाली की टीम है, और आपको पता ना जी अहमद शहजाद रन्स पे रन्स किए जा रहे हैं. क्यों रन्स किए जा रहे हैं? क्योंकि लड़काना के खिलाफ मैच है, डेरा मुराद जमाली की टीम के खिलाफ जो है वो मैच खेल रहे हैं. तो उसमें फिर हुआ ये कि लो क्वालिटी क्रिकेट में फिर इस तरह के जो लो क्वालिटी प्लेयर्स हैं वो शाइन करना शुरू कर देते हैं. बट आई थिंक दैट 6 टीम टूर्नामेंट वाज अ ग्रेट, आई थिंक दैट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाज अ ग्रेट वन. यू नो द प्लेयर्स की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त हुआ करती है, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था उनको देखने में. लेकिन अब उन्होंने फिर तिया पांचा कर दिया, अंडू कर दिया, कंट्रोल Z दबाया, फिर पुराने मॉडल पे चले गए. और अब पुराने मॉडल पे जाने के बाद उन्होंने कहा जी हमें एक और एलीट टूर्नामेंट अब लेकर आएंगे जिसमें टॉप 5 टीमें जो है वो शिरकत कर रही होंगी. लाइक पता नहीं क्या इन लोगों का प्लान है, क्या करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता. चलें जी, पाकिस्तान के मुबारक हो जी, पाकिस्तान के स्नूकर के प्लेयर्स जो हैं वो काफी अच्छा खेल रहे हैं. कल पाकिस्तान के हसनैन जो है उन्होंने, मोहम्मद हसनैन, उन्होंने कल कामयाबी हासिल की अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में. पाकिस्तान वाज द रेनिंग चैंपियन इन दैट टूर्नामेंट, और रेनिंग चैंपियन जो थे एहसन रमजान, उनको फाइनल में शिकस्त दी एक काफी जबरदस्त मुकाबले के बाद. 5 के मुकाबले में 6 फ्रेम से हसनैन ने. और पाकिस्तान, यार ये स्नूकर का गेम है जहाँ पे पाकिस्तान सही लगा हुआ है, ठीक जा रहा है पाकिस्तान. दे डूइंग वेल, नो डाउट. चलें जी, वेल डन टू देम. और क्या है जी, हॉकी प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को डेली अलाउंस जो है वो अदा कर दिया गया है. कांग्रेचुलेशंस जी, बहुत बहुत शुक्रिया. कहते हैं जी पिछले 5 माह की तनख्वाहों का जो है वो अभी भी अरेयर्स कुछ लोगों के चल रहे हैं, वो भी अदा कर दी जाएंगी. काफी सारी फंडिंग अभी आई थी रिसेंटली, लेकिन खैर. सुहेब शेख डायरेक्टर PSL मुकर्रर कर दिए गए हैं, और नाइला भट्टी ने अपने ओहदे से रिसेंटली इस्तीफा दे दिया है. और सुहेब शेख हैज बीन अराउंड इन द PCB स्ट्रक्चर फॉर सम टाइम. ये नजम सेठी के काफी करीबी माने जाते थे, और जब नजम सेठी और PSL को पाकिस्तान में लाने के लिए सुहेब एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेरा अपना उनके साथ इंटरेक्शन काफी ज्यादा रहा है, और बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया था पाकिस्तान में PSL को वापस लाने के सिलसिले में. फिर जब नजम सेठी साहब चले गए थे तो फिर उसके बाद काफी सारे लोग फिर उनकी टीम के चले गए थे, बट सुहेब managed to come back in this I think second term जो अभी सेठी साहब का था, and he has stuck around. नाइला भट्टी जो कि एक और सेठी साहब के काफी करीब मानी जाती थी, उन्होंने डायरेक्टर PSL की हैसियत से चार्ज संभाला. पिछला PSL उन्हीं की सुपरविजन में हुआ था, बट नाउ शी हैज स्टेप डाउन, एंड सुहेब शेख इज द न्यू डायरेक्टर PSL. यहाँ पे भी बड़ी तब्दीलियां होती रहती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यार. कीपिंग अ ट्रैक ऑफ who's there and who's not there, that's a very tough thing. चलें जी, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil, and good morning. ये दूसरा प्रोग्राम शुरू किया. मुईज इमरान कहते हैं, Adil, someday before during your YouTube show you talked about some days before in your YouTube show you talked about the Justice Sattar cell phone companies and different agencies. Do you know about the frequency allocation board? You will find many interesting things. Do discuss sometime. I do know a bit about frequency allocation board. मुझे भी बड़ी एक बार एक रेडियो कंपनी के साथ काम करते हुए बड़ा अंदाजा हुआ था कि हमारी एजेंसीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रेडियो की फ्रीक्वेंसी एलोकेशन अलॉट करते हुए. मैन सीरियसली यार, क्या मुल्क है यार. Anyway, बिल्कुल वो जो मैंने बात की थी यूट्यूब शो में, अपने जो बात की थी मैंने, वो जस्टिस बाबर सत्तार का एक बहुत ही तफसीली ऑर्डर आया है जिसमें आपकी जो कॉल ट्रेस हो रही होती है, कॉल ट्रेस नहीं, जो कॉल रिकॉर्ड हो रही होती है. बेसिकली आपको पता ना वो केस क्या था, बुशरा बीबी और
जो जस्टिस साकिब निसार के साहब, नजमुस साकिब साहब की एक गुफ्तगू जो है वो लीक हुई थी और फिर ये दोनों जो है इस मामले को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे कि यार ये लोगों की जो बिकॉज एक क्लाइंट और एक लॉयर की जो आपस में है कॉल, वो किस तरह इस तरह रिकॉर्ड की जा सकती है और उसको लीक किया जा सकता है और फिर उस पर लग तो ये आमतौर से पाकिस्तानियों को पता है कि ये मामला मिट्टी पाव की नजर हो जाते हैं, लेकिन गलत जज के हाथ लग गया और जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो इस केस को बहुत इन डेप्थ लेकर गए और लेकर जाए जा रहे हैं. केस अभी ऑफ कोर्स खत्म नहीं हुआ और उसमें उन्होंने 29 पेजेस का एक ऑर्डर जो है वो जारी किया है जिसमें आप हैरान रह जाएंगे पढ़ के कि किस लेवल की सर्वेलेंस पाकिस्तान में हो रही है. सबसे मजेदार बात ये, कोई उसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है. किस तरह पाकिस्तान की टेलकोस से जो है ये सर्वेलेंस सिस्टम जो है लगवाए गए हैं, उनको भी पता नहीं होता कि किसकी सर्वेलेंस हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है. सो बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार ने अब टेलकोस को मना कर दिया कि किसी की भी इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन नहीं की जाएगी. और वो बड़ा तफसीली डिस्कशन है तो उसमें मुख्तसरन मैंने जो है वो डिस्कस किया इन माय दैट शो. बट आगे बढ़ते हैं जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फेसिंग स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन. या बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है. और परसों जो है वो बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी राहुल गांधी ने और उसमें नरेंद्र मोदी वाकई उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एंड ऑल, ही इज नॉट यूज्ड टू विद दैट लेवल ऑफ लोकसभा. वो इस तरह की, क्योंकि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जाके मीडिया से भी बात नहीं करते. मीडिया से अगर वो बात करते भी हैं तो अपने उनके हैंड पिक किस्म के जो है वो जर्नलिस्ट होते हैं जिनके साथ वो बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं. और सुधीर चौधरी किस्म के और अर्नब गोस्वामी एंड अक्षय कुमार, बिल्कुल इस तरह के लोगों को वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं जिसमें पहले से प्लान्ड क्वेश्चंस होते हैं. सो ही इज नॉट यूज्ड टू, वो अपने आप को एक्चुअली जिस लेवल का डेमीगॉग बना चुके हैं नरेंद्र मोदी, और इंडिया की एक सर्टेन पॉपुलेशन उनको इस लेवल का आदमी जो है ना वो अब समझने भी लगी है. तो वो जो तकरीर राहुल गांधी ने की है वो एक बड़ी जबरदस्त तकरीर की और नरेंद्र मोदी के फेशियल एक्सप्रेशंस और कल भी जो है नरेंद्र मोदी की बड़ी जबरदस्त उनके खिलाफ जो है वो तनकीद हो रही थी और बार बार जो है वो पानी पिए जा रहे थे. सो नरेंद्र मोदी का वैसे ही पानी पीने वाला एक शॉट बड़ा मशहूर हुआ था. करण थापर को उन्होंने इंटरव्यू दिया था अपने वजीर आजम बनने से पहले की ये बात है. तो उसमें लिटरली वो इंटरव्यू छोड़ के भाग गए थे. उसके बाद से ये फिर इंडिपेंडेंट मीडिया से जो है ये बात नहीं करते हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड देयर. चलें जी आगे बढ़ते हैं. उस्मान अली साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन. थैंक यू सो मच उस्मान. एंड देन वी हैव गॉट एक सेकंड जी. हाँ जी, अकबर मंसूर कहते हैं M9 इज जैम पैक्ड फ्रॉम अल हबीब रेस्टोरेंट टुवर्ड टोल प्लाजा टिल ट्रक कांटा. ट्रक्स हैव बीन पार्क्ड ऑन M9 ड्यू टू सम प्रोटेस्ट. चलें जी, प्रोटेस्ट हो रहा है जिसकी वजह से अगर आप लोग बहरिया टाउन की तरफ से आ रहे हैं तो आप लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ेगा. इनफैक्ट बहरिया टाउन की तरफ नहीं आ रहे, अगर आप लोग बहरिया टाउन की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम सोराबकोट तो फिर आपको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है. लुबना महमूद कहती हैं ब्यूटीफुल शो, थैंक यू सो मच. नबील मिर्जा चुगताई कहते हैं रोड ब्लॉक्ड एट हाईवे फ्रॉम कराची टू बहरिया टिल टोल. तो बैड सीन है. ओके जी, एहतियात कीजिए आप लोग. एंड देन आसिया कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, शो इज अपनी मिसाल आप. क्या बात है भाई, आज कोई स्पेशल डे है क्या आज? अच्छा जी. मोहम्मद अशफाक कहते हैं इन मालदीव 4 people इंक्लूडिंग 2 ministers have been arrested on charges of performing black magic on President Dr. Muizu. वाओ, यानी 2 मिनिस्टर्स और 4 लोग जो हैं वो काला जादू कर रहे थे मालदीव के प्रेसिडेंट डॉक्टर मुइजू के ऊपर एंड उनको अरेस्ट कर लिया गया है. काला जादू चलता है ये, किसी सियासतदान पे काला जादू चलता है? चलने तो वैसे मालूम करें, चेक करते हैं यार ये होता है या नहीं. अच्छा जी. सैयद मुदस्सिर अहमद कहते हैं सर हमारे प्लेयर्स लीग में बेहतरीन परफॉर्म कर देते हैं और अपने कंट्रीज के लिए इन लोगों को क्या हो जाता है? ये तो खैर मैंने बात कर ली, अभी आपने शादाब का जिक्र किया, लेकिन यार शादाब तो लीग्स में भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा है. आई मीन चेक आउट शादाब परफॉर्मेंस इन द पास्ट 2 PSLs यार. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग ये शादाब की जो तबाही हुई है करियर की, ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई एकदम अचानक हो जाने वाली चीज नहीं है. The writing on the wall was pretty clear. I mean, नजर आ रहा था कि शादाब की परफॉर्मेंस बुरी तरह डिटेरियोरेट हो रही है, लेकिन फिर वही बात है कि जी हम खिलाते रहे. अस्सलाम वालेकुम दिल भाई. फैसल सगीर कहते हैं तुर्की played well and managed to move into the quarter final and they made goals in the 25th second, 57th second I think. Is it the 57th second? I don't know. I'm sure there are faster goals than that यार, I'm sure. काजी साहब की सूरत
किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है, पीटीआई को सीट देने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं है. या आई थिंक काजी साहब हैज मेड अप हिज माइंड. एक तरफ तो वो ये कहते हैं, आई मीन समझ में भी नहीं आती बात मुझे, आई एम श्योर कोई लीगल एक्सपर्ट कभी ना कभी कोई हमें समझा देगा ये बात. एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरा जो जजमेंट है उसको गलत इंटरप्रेट किया है, और दूसरी तरफ वो यही बात बोलते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिलनी चाहिए. अब ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसके पीछे क्या लॉजिक या क्या सिलसिला हो सकता है. किसी के समझ में आए तो बराए मेहरबानी मुझे जरूर बता दीजिएगा. Alright, that was आलमगीर with अलबेला राही. Of course not his original song, लेकिन फिर भी आलमगीर साहब की भी एक छाप है इस गाने के ऊपर. And of course it's a folk Latin American song, but yeah. फहीम अली खान कहते हैं bro please play a song of नय्यरा नूर, कभी हम भी खूबसूरत थे. गाना बड़ा जबरदस्त है, चलाना चाहिए बिल्कुल. और बल्कि मैं आज मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी आज गाना सोचने के हवाले से कि कौन सा गाना जो है वो चलाना चाहिए, लेकिन दिस वाज द वन. आई थिंक नय्यरा नूर चलाते हैं बिल्कुल. चलें जी आगे बढ़ते हैं. 8:39 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज जो है वो आप तक पहुंच रही है, और जरा कुछ बात कर लेते हैं. किसकी बात करें चलें जल्दी से. हाँ, आजकल तकरीबन काफी ज्यादा यार, वैसे वाकई सीरियसली वो याद है वो एक इंडियन कोई फिल्म आई थी, इसमें आया था कि वो दिलीप कुमार साहब जो हैं वो अनुपम खेर के थप्पड़ मारते हैं, डॉक्टर डैंग, इस थप्पड़ की गूंज, एक बड़ा मशहूर डायलॉग था. सो वो जो कहानी है वो ये है कि जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, दी इनॉग्यूरल प्रेसिडेंशियल डिबेट, पहली और बहुत सारे लोग कहते हैं शायद आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट, बिकॉज अब जो बाइडन जो है ना वो डिबेट्स में शायद शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन उसकी गूंज जो है वो अब तक सुनाई दी जा रही है. अच्छा, ऐसा लग रहा है कि उस दिन के बाद से जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जैसे कि चीजें आसान पे आसान होती जा रही हैं. क्यों, ये मैं आपको अभी जरा बताता हूं, लेकिन पहले हम जरा जो बाइडन के हवाले से बात करते हैं. जो बाइडन की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई है. उनका कहना ये है कि उन्होंने बताया ये है, एक तो जो बाइडन एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट हिज परफॉर्मेंस वाज प्रीटी पुअर एट दैट डिबेट, इवन दो उसके बाद जो वीडियो आई थी उसमें जो जिल बाइडन है जो कि फर्स्ट लेडी है अमेरिका की, वो एक छोटे बच्चे को जिस तरह उसकी मामा कह रही होती है, नहीं मेरे बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया. तो वही जिल बाइडन जो है वो उनको बता रही थी. आपने पता नहीं वो वीडियो देखी है नहीं देखी है. जस्ट चेक आउट द रिएक्शन ऑफ जो बाइडन देयर. सीरियसली यार, आई मीन इफ आई वर एन अमेरिकन, तो मैं तो बड़ा इफ आई वर एन अमेरिकन आई वुड डेफिनेटली बी अ डेमोक्रेटिक पार्टी वोटर. और मैं अगर होता तो मैं वो देख के बड़ा परेशान होता कि यार ये जो उसके रिएक्शन थे, सिर्फ फ्रोजन उनके रिएक्शंस होते हैं यार. जम गया है बंदा, जैसे ना उसका फेस जम गया है बिल्कुल. तो बहरहाल उसका कहना ये है, जो बाइडन का कहना ये है दैट बेसिकली ही वाज, कहते हैं मेरी परफॉर्मेंस जो खराब हुई थी उसकी बहुत बड़ी वजह जो थी वो जेट लैग था. और कहते हैं he was telling the reporter that he wasn't very smart for traveling around the world a couple of times before the debate. मैंने दुनिया का घूम रहा था, मैं इधर उधर घूम रहा था मोहसिन नकवी की तरह. मैं इस वजह से डिबेट में ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया. I didn't listen to my staff and then I nearly fell asleep on stage. Okay. My God. Oh my God. Even though Joe Biden जो है उनका कहना तो ये कि जी I was traveling around the world, लेकिन ये डिबेट जो हुई थी ये 27 जून को हुई थी. एंड जो बाइडन ने जो अपना आखिरी ट्रैवल किया था वो 15 जून को किया था. सो 12 दिन में उनका कहना ये कि उनका जेट लैग जो है ना वो उतरा नहीं था. अच्छा जी, इसके अलावा अभी जो सीन आया है वो ये सीन आया है कि देखिए जी, जो अब डेमोक्रेटिक पार्टी में आहिस्ता आहिस्ता आवाजें, अभी तक तो हश हश आवाजें चल रही थी, लेकिन अब आवाजें जो हैं वो जरा खुल के सामने आना जो है वो शुरू हो गई हैं. और पहला बंदा डेमोक्रेटिक पार्टी का पहला कांग्रेसमैन जो है वो उसने अपनी आवाज बिलाखिर अब निकाल दी है इस चीज के हवाले से. इनका नाम है कांग्रेसमैन लॉयड डॉगेट. और कांग्रेसमैन लॉयड डॉगेट ने जो है, जिनका ताल्लुक टेक्सास से है, उन्होंने जो बाइडन को ये बात बोली है कि भाई विड्रॉ कर जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं होगा चेज. यार इससे मुझे क्या याद आ गया यार, यानी एक जमाने में हम कोहली को बोला करते थे नहीं होगा तुझसे चेज. यार नहीं, ये अभी कुछ थोड़े अर्से पहले की बात है क्या यार, अपना भी क्या. एनीवे, चलें हम कहाँ से कहाँ निकल आए. तो उन्होंने जो है ना जी ये बात बोल दी है कि भाई तुम जो हो जरा अब होने क्या वाला है. देखो होना ये वाला है कि इट्स ऑलवेज द, वो कहते हैं ना, पहला डोमिनो इफेक्ट जो होता है वो पहला फॉल से शुरू होता है. पहला डोमिनो आप गिराते हैं और फिर उसके बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है. सो अब ये मामला जो है ना वो शुरू हो गया है. और अब देखते ये हैं कि ये कहाँ जाकर रुकता है, वेयर डज इट स्टॉप. बिकॉज
द फर्स्ट ब्लॉक गिर गया है. अब लॉयड डॉगेट ने ये बात बोल दी है. अच्छा, मैं ये देख रहा था, अब वो टकर कार्लसन को मैं सुन रहा था ना. आई नो टकर कार्लसन, इससे जिक्र भी हम करते रहते हैं. फॉक्स न्यूज का वो फॉर्मर एंकर था जिसको फिर वहां से निकाल दिया गया था. ही इज वेरी प्रो ट्रम्प, ही इज वेरी राइट विंग कंजर्वेटिव टीवी एंकर है. लेकिन उसका ये कहना है कि इस वक्त, अब उसका ये कहना है, कहते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो अंदर खाने में जो छुपी हुई सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज इस वक्त जो बाइडेन के खिलाफ आ रही है वो बराक ओबामा की तरफ से आ रही है. इवन दो बराक ओबामा ने जो है वो ऊपर ट्वीट किए और वो ऊपर ही ऊपर बोल रहा है कि नहीं बाइडेन यू कैन डू इट बिकॉज ज़ाहिर है आपको पता है कि बाइडेन उसका जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रहा है उसके दोनों टर्म्स में. लेकिन कहते ये हैं कि जी बराक ओबामा ये चाह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी नीड्स टू मूव ऑन फ्रॉम हिम बिकॉज उनको ये लगता है कि ये ट्रंप को नहीं हरा सकता. सो ये टकर कार्लसन का कहना. इसकी भी हकीकत क्या होगी हमें ये पता नहीं है. मैं ये बात कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो है वो बड़ी अच्छी खबरें आई जा रही हैं. 27 जून के इस वाकये के बाद से जो डिबेट हुई थी, एक तो वो डिबेट में ही वन दैट डिबेट हैंड्स डाउन, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन फिर उसके बाद आप ये देखिए अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि जिसमें उन्होंने ये फैसला दिया 2 दिन पहले कि डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉट पार्शियल इम्यूनिटी. उसको थोड़ा सा जो है वो इस्तिस्ना हासिल है उन तमाम चीज़ों के हवाले से जो कि उन्होंने बहैसियत एक सदर, अब उन्होंने कुछ अगर गलत काम किए थे तो उनको कानूनी इस्तिस्ना हासिल है. उनको उस पर प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कोई मुजरिमाना कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी उनको कोई केस वेस में ड्रैग नहीं किया जा सकता. जिसकी वजह से आप जानते हैं 4 में से 3 केसेस तो फिलहाल बिल्कुल कहना चाहिए ना साइड लाइन हो, प्रोग्राम तो बढ़ गया है, बिल्कुल कोई शक नहीं है. हाउएवर जो हश मनी केस है जिसपे डोनाल्ड ट्रंप को सजा मिल चुकी थी, जिसमें उनको वो गिल्टी उनको गर्दाना जा चुका था, उनकी 11 जुलाई को जो है वो पनिशमेंट अनाउंस होने वाली थी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो क्या पनिशमेंट मिली थी. अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो लॉयर्स हैं वो भागे भागे मैनहट्टन की उस कोर्ट में गए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर उनके सामने रखा और उन्होंने कहा कि देखो भाई, इस केस में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जो आपने सजाएं बताई हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें से कौन कौन से काम डोनाल्ड ट्रंप ने बहैसियत अमेरिका के सदर किए थे, तो उनको इसमें इम्यूनिटी मिल सकती है. तो हुआ ये है, और कल की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी रात की वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो 11 जुलाई को सजा मिलने वाली थी दैट हैज बीन पोस्टपोन्ड टू सितंबर नाउ. इवन दो जज साहब जो हैं वो ये करते हुए खुश नहीं थे बिकॉज वो जज जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के अपॉइंटेड जज थे. उन्होंने कहा कि वो ये करते हुए ज्यादा मुतमईन तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुनना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के जो काउंसिल हैं, उनके जो वकला हैं, वो क्या अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो ये 6-3 वाला जजमेंट है अमेरिका की, ये अप्लाई होता है डोनाल्ड ट्रंप की इस हश मनी ट्रायल के हवाले से. सो ये एक और मेजर लीगल रिप्रीव मिला है इनको, एक बहुत ही फायदा मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें उनको जो एक लग रहा था कि सजा बस उनको अब 9 दिन बाद जो है वो मिलने वाली है, जिसमें उनको जेल भी भेजा जा सकता था, लेकिन ख्याल ये था कि उन पर एक भारी जुर्माना आयद किया जाएगा. वो अब सितंबर तक जो है वो मौखर हो गई है. सो व्हाट इज नाउ गोइंग टू हैपन इज डोनाल्ड ट्रंप, अब फिलहाल उनके सामने कोई अगले कुछ महीनों के लिए केस नहीं है. दिस अमेरिकन प्रेसिडेंशियल रेस इज एंटर्ड इनटू अ वेरी क्रिटिकल, जैसे कहना चाहिए अब वो फाइनल स्टेज में जो है वो दाखिल हो गई है. और ये वो स्टेज है जहां पे कैंपेनिंग, फंड रेजिंग, आप कितना ऑन ग्राउंड मूवमेंट कर रहे होते हैं, these things really matter. So what he's going to do now is he will be hitting he's already on the road और अपनी वो कैंपेन को अब फाइनल जैसे कहना चाहिए कि स्टेज पे जो है वो लेकर जाएंगे. एंड फिलहाल कोई कानूनी जो है वो मसला अगले 2 महीने तक उनके सामने नहीं है. सो गुड न्यूज फॉर हिम, गुड न्यूज. डोनाल्ड ट्रंप डूइंग वेल. ऑलराइट, चलें जी, आपको भी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil. Good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. All right जी, एहसन खालिद बलोच का मैसेज आया. कहते हैं अदील भाई, really disappointed and sad to hear yesterday that one of the textile mill has issued circular for the closure of business operations and requested staff to do their arrangement in Amman. This is because of overall economic situation of Pakistan. Our leadership must think about Pakistan and the mess it has created. यार, अगर पाकिस्तान की लीडरशिप इस मैस के बारे में सोच रही होती तो फिर तो हमारी जिंदगियां काफी बेहतर नहीं होती. लेकिन वाकई सीरियसली स्पीकिंग यार,
थिंग्स आर गोइंग प्रीटी बैड टू वर्स इस वक्त हो रही हैं. मैं तभी आज घूम फिर के उसी ट्विटर हैशटैग पे आ रहा हूँ 100 days ऑफ प्रोग्रेस के नाम से. और देखो, हुकूमत का काम तो अपने अचीवमेंट का जो है ना वो ढोल बजाना होता है, बट व्हाट अबाउट दोज शोबिज सेलिब्रिटीज एंड दोज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यार, जो कि आके इनके हमनवा बन रहे हैं ये बातें कर. देखो, सिर्फ इस वजह से कि लाहौर की सड़कें जो हैं वो साफ हो गई हैं मरियम नवाज के आने की वजह से, does that tell you about the overall economic condition of Pakistan? Things are pretty bad. I mean, seriously. अगर किसी को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है, मुझे नहीं पता किस तरह अंदाजा होगा. जो नौकरियां जा रही हैं लोगों की, देखो टेक्सटाइल का तो जो मसला होगा ही होगा. कल मेरी एक और दोस्त से बात हो रही थी जो कि एक मशहूर स्टील कंपनी में काम करता है, प्राइवेट स्टील कंपनी, और वो मुझे ये बताता, मैं नाम ऑफ कोर्स नहीं लूंगा, वो प्राइवेट स्टील कंपनी में बड़ी तादाद में डेली वेजेस को तो उन्होंने फारिग कर ही दिया था, लेकिन अब जो है वो मिडिल मैनेजमेंट के लोगों को भी जो है वो फारिग किया जा रहा है. और पूरे के पूरे कहना चाहिए टाइडल फ्लोज आ रहे हैं लोगों को फारिग करने के बाद. कंपनी इज सिंपली सेइंग वी जस्ट कांट अफोर्ड, वी आर जस्ट नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग. यार मैं कब तक इन लोगों को पालूंगा? बिकॉज जो प्रॉब्लम है वो यही है कि यार कोई या तो ऐसी चीज नजर आ रही हो. देखें, जब ये बजट आया था तो मैंने उसकी समराइज करते हुए पता नहीं यूट्यूब शो में या पता नहीं यहाँ बोला था, अब तो मैं इस पे भी कंफ्यूज हो जाता हूँ काफी मैं. लेकिन जो एक बात हुई थी जो मैंने बोली थी वो ये थी कि ये पाकिस्तान की तारीख का मेरी नॉलेज में ये है, मेरी याददाश्त में पहला बजट आ रहा है कि जिसमें कोई इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं है. एक होता है ना कि यार हम इन इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे, हम इन चीजों पे ग्रो करेंगे. बिकॉज सी व्हाट इज अ बजट. अगर कोई बुनियादी सवाल पूछा जाए, कोई डेफिनेशन आपसे पूछे कि भाई ये फाइनेंशियल बजट क्या होता है, तो फाइनेंशियल बजट आर योर एस्पिरेशंस एंड योर टारगेट्स एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. यानी मैं ये करना चाहता हूं जिसको मैं नंबर्स में बता दूंगा. मैं अपने भाई जिंदगी का अगर मैं एक फाइनेंशियल प्लान बनाता हूं तो वो यही होगा ना कि यार मैं जिंदगी में ये अचीव करना चाहता हूं, ये मैं उसको नंबर्स में बता दूंगा कि मुझे इतने करोड़ चाहिए होंगे, इतने लाख चाहिए होंगे, इतने अरब चाहिए होंगे. डिपेंड्स ऑन हु इज मेकिंग द प्लान और कौन कर रहा होगा उस चीज के हवाले से. सो ये भी जो बजट बनाया गया है, ये बजट में से कुछ था ही नहीं ऐसा कि हम इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, फलानी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, हम इन चीजों में जाएंगे, हम उन चीजों में जाएंगे. कुछ भी नहीं. सिर्फ ये यार इस पे टैक्स लगाना है, उस पे टैक्स लगाना है, ये करना है, फाइलर नॉन फाइलर, फाइलर नॉन फाइलर, मजाक बना के रख दिया. सो ये जो अब उस पे अगर ये समझ रहे हैं, अभी मैं देख रहा था जी तलत हुसैन साहब रो रहे हैं और अपनी वो सीना को भी कर रहे थे अपने एक यूट्यूब शो में, जिसका क्लिप मेरे पास आया था कि जी नून लीग को वोट ना दें, नहीं देना नून लीग को, अगर आप तनख्वाहदार तबके तो नून. क्यों तलत हुसैन रो रहे हैं इस बार? इसलिए रो रहे हैं बिकॉज पहली बार उनको जाके हिट हुआ है बिकॉज ऑफ दैट सुपर टैक्स जो इन्होंने सरचार्ज लगाया है 10 मिलियन से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर कमाने वालों के ऊपर. तो भाई जिस वक्त ये सेटअप बन रहा था, जिस वक्त ये आ रहा था, उस वक्त तो आप तो हमनवा थे यार. You were the supporters of this entire system जो इस वक्त ये बन रहा था उस वक्त सिर्फ बुक्स की वजह से. लेकिन ये अब honestly speaking that's across the board. और जो फिर तकलीफ होती है आपको ये बात जान के, पता नहीं आप लोगों ने कल ये देखा हो या ना हो, कि बल्कि पंजाब मुतसिब का जो इदारा है उसके लिए iPhone 15 और मैक्स जो है वो खरीदे जा रहे हैं और महंगी महंगी मशीनें खरीद. भाई मुतसिब iPhone 15 का क्या करेगा? उनको उठा के भाई कोई सस्ता सा तुम जो आजकल फोन आ रहे हैं उनको उठा के दो, वो काम तो अपना उसमें भी कर लेगा. तकलीफ इस चीज में होती है लाइक पाकिस्तान एक इतनी एक इलीट स्टेट बन चुका है, यानी कि वो जो एक इलीट कैप्चर की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो पाकिस्तान में उस लेवल पे पहुंच गई है कि मैं तो वाकई कभी कभार ये सोचता हूँ कि यार अक्सर हमारे कुछ ज़ाहिर बहुत सुपर रिच लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनकी फैमिलीज को जानता हूँ, वो मेरे इंस्टाग्राम टाइमलाइन पे होते हैं, सब कुछ होते हैं. कभी पेरिस में बैठे हैं फैमिली के साथ, कभी इस्तांबुल में पार्टीज चल रही हैं खवातीन की और ये सारी चीज़ें. मैं वाकई ये सोच के हैरान रह जाता हूँ कि यार, तो हैरान नहीं होता हूँ बल्कि यही सोचता हूँ कि यार कभी कभार ये लोग जब बयान दे रहे होते हैं कि हमें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है और हम पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते एंड ऑल. अबे पाकिस्तान छोड़ के तुम जाओगे, तुम्हारी दुनिया में कहीं कोई इज्जत भी नहीं होने वाली. जितने मजे एलीट के पाकिस्तान में लगे हुए हैं ना, खुदा की कसम, तो तब आपकी इस बात पे चढ़ती है. अब आप देख लीजिए, अभी औरंगजेब साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी कि जी मैं सिर्फ सिंपैथाइज कर सकता हूँ सैलरीड तबके के साथ. लाइक यार शर्म भी नहीं आती यार इन लोगों को. सीरियसली कुछ ना बोलो यार, कम से कम ये बातें तो ना बोलो कि जी टैक्स पे टैक्स लगाते रहो. अब आप देख लीजिए यार किस चीज का रोना जो है ना वो करें. और मैं वाकई यार आई मीन सीरियसली आज हमारे एक और दोस्त से सुबह से मेरी बातचीत चल रही है और मुझे बड़ा अफसोस है. उसने अपनी कंपनी ने उन्होंने बताया ये है कि जो उस कंपनी ने अपनी लीव पॉलिसी जो है वो चेंज कर दी है. नाउ वो कंपनी पूरे साल में सिर्फ 24 दिन की लीव जो है वो उनको देगी
जिसमें सिक लीव भी शामिल होगी, जिसमें PL भी शामिल है, जिसमें कैजुअल लीव भी शामिल है. आई रियली डोंट नो इफ ये पाकिस्तान के किसी लेबर लॉ की वायलेशन है या नॉट, बट जस्ट इमेजिन कि वो मेंटल स्टेट उन लोगों की क्या होगी जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं. इट्स अ बिग कंपनी माइंड यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स वन ऑफ द टॉप इन इट्स इंडस्ट्री. और उस कंपनी में पूरे साल में सिर्फ 24 छुट्टियां. दैट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग. दैट रियली मेक्स मी वंडर कि यार लोगों की मेंटल हेल्थ को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं. मैं शायद ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के हवाले से जितना आजकल सोच रहा हूं, मैं उससे पहले कभी नहीं सोच रहा था. आई मीन वेयर आर दोज एरियाज वेयर आई कैन कट माई एक्सपेंसेस, बिकॉज जो चीज लेने जा रहे हैं, जहां पर आप जा रहे हैं, यानी सिर्फ जो आपको बचत मिल रही है वो ये कि यार रोटी जो है वो 25 रुपए से 20 रुपए की हो गई है, जिसके बारे में भी हमारी वालदा का दावा है कि अदील की साइज भी छोटा कर दिया है इसने तंदूरी रोटी का. सो क्या बोले यार, सीरियसली अफसोस भी होता है. और फिर बस वही है कि जा सकते हो तो जाओ पाकिस्तान से बाहर यार. यानी सोचते नहीं थे कभी हम लोगों को इस बात के रिकमेंडेशन. यार मैं तो पता है कभी कभार सोचता हूँ अकेले में बैठ के, मैं सोचूंगा कि मैंने पिछले कुछ सालों में किन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में रुक जाओ, पाकिस्तान में टिक जाओ, ठहर जाओ. मैं सोचता हूँ उन लोगों को फोन कर करके एक एक को जो है ना मैं उनको सॉरी करूं और उनको बोलूं कि यार आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत गलत मशवरा दिया था भाई, ये ऐसा ना करो. इफ यू आर अ मल्टी बिलियनियर किस्म का एलीट क्लास रेंट सीकर पाकिस्तान के तो रहो यहाँ पे, अदरवाइज तो भैया इधर तो इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस नाउ. यानी सीरियसली इस हालात पे जो है वो हम आ गए. और उस पे भी जो है ना वो इनमें बेशर्मी की इंतहा देखें कि जी 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे जिसको आपने ऑफिशियली बैन किया हुआ है. क्या बोले यार, वल्लाह आलम. चलें जी गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. So wishing you all the very best and praying for rains in your respective towns and cities, because I know it's very hot and humid here in Karachi. Even though the clouds are here, some wind is here as well, लेकिन it's still very humid, very uncomfortable. अल्लाह ताला हमारे हालात पर रहम करे. इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan जिंदाबाद. This is Mera FM 107.